चलिए तो एक बार फिर से शुरू करते हैं आपका रिटर्न ऑफ अ गुड्स ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। एक्चुअल में होता क्या है पहले ऐसे समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम कोई भी सामान क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो भाई ये आपका बन गया व्यक्ति कौन, हायर सेलर। ये कौन बन गया आपका हायर सेलर। ये कौन है आपका हायर परचेज। एक एग्रीमेंट डिसाइड हुआ होगा इन दोनों के बीच कि भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए का सामान बेच रहा हूँ। कितने रुपए का सामान बेच रहा हूँ? 1,00,000 का सामान बेच रहा हूँ। आपने मुझे 20,000 रुपए का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, यानी बचा कितना, 80,000। अब इस 80,000 को आप 4 बराबर भागों में यानी 4 किस्तों में क्या करोगे, भुगतान करोगे। तो 4 किस्त का मतलब क्या है आपका, पहली किस्त आपकी कितने की हो जाएगी, 20,000 की। दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी आपकी, सर ये भी आपकी 20,000 की हो जाएगी। तीसरी किस्त कितने की होगी, सर ये भी 20,000 की होगी। और चौथी भी कितनी होगी, ये भी 20,000 की होगी। लेकिन इन सब के साथ यानी आप ये 2,000 दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के साथ साथ आप 10 क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। ये सब किस में लिखा है, आपके एग्रीमेंट में लिखा है। ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये सब किस में लिखा है, आपके एग्रीमेंट में लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, क्या दुनिया में इतने शरीफ लोग हैं कि जो आपकी बात कहने पर वो आपका कार्य कर? आंसर है नहीं। आप एक ऐसे समझो कि जब आपसे कोई उधार पैसा मांगता है तो देखो दुनिया का सबसे शरीफ इंसान वही दिखता है उस समय। दुनिया का सबसे शरीफ इंसान, शराफत उसके आसपास से ही बह रही है। लेकिन आप जब जानो कि जब आप उससे पैसा मांगोगे, अपना ही पैसा, तो भाई साहब ऐसा ऐसा खड़ा रोएगा, ऐसा ऐसा दुख बोलेगा वो कि आप भी कहोगे कि मैं भैया कहाँ फंस गए। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा। आपका काम रहता है बड़े प्यार से, अरे भैया काम निकल गया, और जब पैसा देने की बारी आई तो फिर अरे क्या कैसे। हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको एक बताऊं, मेरी क्लास में ऐसे कुछ बच्चे हैं कहते हैं सर हमने सिर्फ 10 दिन पढ़ा है महीने में। अरे भैया तुम 10 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, लेकिन आप आए तो पूरे वो हो ना। सर हम 10 दिन का पैसा देंगे, सर हम 5 दिन का पैसा देंगे, यानी ऐसा लगता है कि सब्जी मंडी में बैठे हैं तो फिलहाल हम यहाँ पे नॉन पेमेंट पढ़ेंगे। क्या है कहानी, यानी यहाँ पर हायर परचेज अपने वादे को तोड़ा। हायर परचेजर ने क्या किया, अपने वादे को तोड़ा, यानी इसने पहली किस्त का भुगतान कर दिया, दूसरी किस्त का भुगतान कर दिया, लेकिन तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान नहीं किया। तो जब जब उसने तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान नहीं किया तो सर अब क्या किया जाएगा? क्या परचेजर सामान को ऐसे यूज करता रहेगा या सेलर चुपचाप बैठ के देखता रहेगा? आंसर है नहीं। बेटा सेलर के पास ये राइट है, सेलर के पास क्या है, ये राइट है कि जो गुड्स उसने परचेजर को क्या किया था, क्या था, उस गुड्स को वो क्या ले सके, वापस ले सके। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ गुड्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। और इसी कहा जाता है पोज। क्या कहा जाता है, गुड पोज, यानी माल वापस। क्या कहा जाता है भैया, माल वापसी। तो सर अब इससे रिलेटेड क्या भी कुछ एडिशनल जर्नल एंट्री हमको करनी पड़ेगी? इसका आंसर है हाँ, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ एडिशनल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, आपकी किताबों में पोस्ट करनी पड़ेंगी। अब वो क्या एंट्री है, एक बार हम लोग फटाफट क्या करते हैं तो आप लोग अपनी कॉपी को 2 भागों में फटाफट क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर लीजिए और जल्दी से हेडिंग लिखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर सेलर, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर, journal entry in the book of higher seller and journal entry in the book of higher purchaser। बेटा फॉर्मेट बना के, ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ हायर सेलर, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ
तो फॉर्मेट बना लिया भैया सबने, आइए देखते हैं। बेटा एक पोर्शन आगे छोड़ दीजिएगा जहां पे हम वो लिखेंगे, ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। फॉर्मेट ना बनाइए, फॉर्मेट बनाएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। ये आपका हायर सेलर हो जाएगा, ये आपका हायर परचेज। हायर सेलर, ये क्या हो गया आपका हायर परचेजर, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांज। शुरू करें बेटा, फॉर्मेट बन गया सबका। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, ये जो गुड्स रिपोज की जो प्रोसेस है आपका, ये बिफोर द इंटरेस्ट ड्यू होगा या आफ्टर द इंटरेस्ट ड्यू होगा? सोच के जवाब दीजिए। जो ये गुड्स रिप्रोसेस का पूरा प्रोसेस आप करने जा रहे हो, ये बिफोर द इंटरेस्ट ड्यू होगा या आफ्टर द इंटरेस्ट ड्यू होगा? यानी एक सेलर को कब पता चलेगा कि परचेजर पैसा नहीं दे रहा है? इंटरेस्ट के ड्यू होने से पहले या इंटरेस्ट के ड्यू होने के बाद? या यूं कहूं, इंस्टॉलमेंट के ड्यू पहले या इंस्टॉलमेंट के ड्यू होने के बाद? पहले। बेटा सेलर, नहीं नहीं, जो पहले कह रहे हैं, मेरा सवाल है, क्या सेलर के अंदर क्या कोई माता रानी की शक्ति है क्या? नहीं है ना। उसको तो तब पता चलेगा जब वो डेट निकल जाएगी। अरे भाई, अगर आप डेट को दे देते इसका मतलब यू आर द लॉयल कस्टमर, लेकिन हमको पता कब चलेगा? जब ड्यू डेट के बाद आपने पेमेंट नहीं किया, तभी तो हम आपका गुड्स वापस ले जो हमने आपको दिया है। हाँ या ना? आइए, तो बेटा पहली एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट ड्यू, जैसे होती थी वैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू, सेलर के लिए इंटरेस्ट क्या होता था बेटा? प्रॉफिट या लॉस, जल्दी से बताएंगे। तो ये क्या एंट्री करेगा? हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक। अच्छा, ये क्या एंट्री करेगा सर? ये एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर। बेटा पहली एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये वही एंट्री है जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है, आइए अब दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरा देखिए जरा, नॉन पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? सारा आपने पेमेंट नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉन पेमेंट। तो नॉन पेमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? नॉन पेमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, परचेजर के पास से, सुनो जरा ध्यान से, सभी लोग सामने देखें। जब एसेट्स हमने परचेज की थी शुरुआत में, तो हमने क्या एंट्री की थी? हमने हाँ, हायर सेलर, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर सेलर। अब ये एसेट्स हमारे पास से जा रही है, यानी अभी हम परचेजर की बात कर रहे हैं। एसेट्स हमारे पास से क्या हो रही है? जा रही है। क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, हायर सेलर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फटाफट लिखेंगे हायर, यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन, नहीं एंट्री वो नरेशन में लिख देंगे, ठीक। हायर सेलर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और यहाँ पे नरेशन लेंगे, नरेशन लिखेंगे फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू वेंडर।
फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू वेंडर। जी बेटा जी, समझ में आ गया। चलिए सामने देखिए। अच्छा, सेलर ने जब सामान बेचा था तो क्या एंट्री किया था उसने? सेलर ने जब सामान बेचा था क्या एंट्री किया था? पैसा कहाँ आ रहा था बेटा? हमने एंट्री किया था, हमने क्या एंट्री किया था, याद है किसी को? हमने एंट्री किया था कैश अकाउंट डेबिट, फिर अगर कुछ डाउन पेमेंट मिला है तो, नहीं मिला तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री किया था बाबू ना, ये एंट्री किया था ना। अब इसी एंट्री को रिवर्स मार दिया, इसी एंट्री को क्या कर दीजिए आप, रिवर्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वापस आ रहा है गुड्स ना, तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स रिपोज, लिखिए जरा, गुड्स रिपोज्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। नरेशन क्या होगा, फॉर गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम हायर परचेजर टू हायर सेलर। बताइए बेटा, ये दो एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये दो एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? देखो एक चीज जानिए, ये दो एंट्री उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी जो शुरुआत से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब सर एंट्री क्या होगी, अब सर एंट्री क्या होगी, अगला एंट्री देखिए। अच्छा एक बात बताइए, सामने देखेंगे बेटा, ये जो परचेजर के पास से एसेट्स गई है, इस एसेट्स के बदले परचेजर को प्रॉफिट और लॉस भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अभी वो हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा ट्रांसफरेशन में और लॉस कैसे निकाला जाएगा। वैसे परचेजर का हमेशा याद रखिएगा लॉस ही आएगा, सेलर का हमेशा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। 99% चांस यही है, बस 1% हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे, लेकिन 99% चांस ये है कि रिपोज में परचेजर को लॉस ही होना है, ठीक है। तो अब एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अभी देखिए, अब आप कहोगे कि सर एसेट्स तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाती नहीं है, फिर कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जाता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं जाता, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन अब एक सवाल सुन लीजिए ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट और पढ़ रहे थे, वहां पे आपने इनकम और एक्सपेंडिचर नाम का एक अकाउंट बनाया होगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आप सेल ऑफ फिक्स रहे थे, यहाँ तक कि फाइनल अकाउंट में भी आपने ये एडजस्टमेंट किया होगा, जहाँ पे एसेट्स को हम कम में बेच दे रहे थे या एसेट्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जा रही थी, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब दिमाग से ये निकाल दीजिए इस बात की सर एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता पीएल। हाँ, एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट नहीं ट्रांसफर किया जाता, लेकिन उससे रिलेटेड होने वाले हानि और लाभ को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। क्योंकि अगर हानि होगी तो सीधी सी बात है आपका नेट प्रॉफिट घटेगा, और वो नेट प्रॉफिट आपका ऐड हो जाएगा कहाँ, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हो ना आप लोग, में आप पढ़े थे कि अगर एसेट्स में प्रॉफिट होता है तो उसका प्रभाव आपके किस में पड़ेगा, कैपिटल में पड़ेगा। एसेट्स में डिक्रीज, कोई कमी आती है तो उसका भी प्रभाव किस में पड़ेगा, आपके कैपिटल में ही पड़ेगा, हाँ या ना। चलिए आइए, अब क्या करेंगे सर, इस पीएल को इस एसेट्स को ट्रांसफर करिए पीएल में, यानी एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस
अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नरेशन लिखिए। फॉर लॉस ऑन एसेट्स ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर प्रॉफिट हुआ तो ये एंट्री रिवर्स कर दी, ठीक है, लेकिन होने वाला है नहीं। चलिए इसमें देखेंगे क्या करेंगे सर। अच्छा एक बात बताओ, सेलर के पास गुड्स आ गया है, वो सेलर के पास एसेट्स आ गई है, गुड्स आ गया है, सेलर क्या करेगा उसके साथ, बताओ, सोचो जरा। सेलर उस गुड्स के साथ क्या करेगा? नहीं, यूज क्यों करेगा? यूज क्यों करेगा? आई एम द बिजनेसमैन ना, मेरे पास कोई एसेट्स होगा तो मैं उसको बेचने का काम करूंगा कि मैं उसको यूज करने का काम करूंगा? बेचने का। देखिए सेलर क्या करेगा, देखो सबसे पहले सेलर उस गुड्स को रिपेयर करेगा, जो भी उसमें कमी खराबी है तो क्या करेगा, सबसे पहले रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने के बाद फिर से क्या करेगा, उसे रीसेल कर देगा। क्या कर देगा बेटा? रीसेल कर देगा। यानी आपको दो एक्स्ट्रा एंट्री करनी है। पहला, सर अगर उस एसेट्स में, उस गुड्स में किसी भी सुधार की आवश्यकता हो, वैसे डेफिनेटली सुधार की आवश्यकता होगी ही होगी, तो उसको सबसे पहले वो क्या करेगा, रिपेयर करवाएगा, और देन उसके बाद वो क्या कर देगा, रीसेल कर देगा। तो सबसे पहले रिपेयर वाली एंट्री देखते हैं हम। इसकी एंट्री देखते हैं रिपेयर की। तो एंट्री क्या होगी बेटा, देखेंगे। गुड्स रिपोज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स रिपोज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा आपका? फॉर अमाउंट, फॉर अमाउंट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट, रिपेयर, और रिपेयर। जी बेटा, समझ में आया कि नहीं आया ये? तो रिपेयर का एंट्री हो गया। रिपेयर के बाद क्या करेंगे हम, रीसेल कर देंगे, और रीसेल का क्या एंट्री होगा आपका, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपोज्ड, गुड्स रिपोज्ड। नरेशन फॉर रीसेल ऑफ रिटर्न गुड्स, फॉर रीसेल ऑफ रिटर्न गुड्स। ठीक है। अब एक लास्ट एंट्री, बताइए कौन सी लास्ट एंट्री होगी? एक लास्ट एंट्री बेटा, इस रिपोज के प्रोसेस में सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट और कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही होगा। सही कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि सेलर को प्रॉफिट है होगा और परचेजर को क्या होगा, लॉस है होगा। तो एंट्री क्या होगी बेटा, देखेंगे। लास्ट एंट्री है गुड्स रिपोज्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
नरेशन लिख लीजिएगा, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी बेटा जी, समझ में आ गया। तो ये वो जर्नल एंट्री है, ये आपकी क्या है, वो जर्नल एंट्री है जो आप लोगों को क्या करनी है, जाननी है। क्या क्या एंट्री होगा सर इस रिपोज के प्रोसेस में। तो एक बार फिर से सारी एंट्री हम लोग को पूरा का पूरा देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू, जैसे ड्यू होता था वैसे ही ड्यू। उसके बाद गुड्स रिटर्न बैक का प्रोसेस होगा। परचेजर अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा, जो शुरुआत में एंट्री था वह एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी, यानी हायर सेलर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट। परचेजर अपनी किताब में क्या एंट्री करेगा, जो शुरुआत की पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी। बस अंतर एक रहेगा, अंतर क्या रहेगा आपका, वहाँ पे सेल को क्रेडिट, यहाँ पे सेल को क्रेडिट ना करके बल्कि क्या करेंगे, गुड्स रिपोज को क्रेडिट करेंगे। इसको क्रेडिट करेंगे बेटा, गुड्स रिपोज। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये रिपोज आपका सेल रिटर्न की तरह ही है। सेल रिटर्न आपका क्या होता है बेटा, डेबिट होता है ना। सेल रिटर्न क्या होता है, डेबिट ही होता है ना। गुड्स रिपोज आपका क्या है, सेल रिटर्न ही एक तरीके से मान लो आप। नहीं तो बार बार कहोगे सर गुड्स रिपोज ये है क्या एक्चुअल में, तो आप लोग भी ऐसे कॉमा करके लिख लीजिएगा सेल रिटर्न। और फिर उसके बाद सेलर क्या करेगा सर, रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने के बाद उसको बेच देगा। और लास्ट में एक और एंट्री करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो ट्रांसफर कर देगा अपने कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी ये 3 एडिशनल एंट्री आपको करनी, 1 2 3, ठीक है भैया। परचेजर अपनी किताब में सिर्फ 2 एंट्री करेगा, और जबकि सेलर अपनी किताबों में कई सारी एंट्रियां करेगा, क्योंकि बाकी काम तो वही करेगा ना, गुड्स उसी के पास है। अब सवाल एक उठता है कि सर एक बात बताइए, क्या डेप्रिसिएशन होगी क्या, किसी के मन में सवाल नहीं आया कि सर डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन करेगा। तो एक चीज जानिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है ना, इसी इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद डेप्रिसिएशन की भी यहाँ पे एंट्री की जाएगी। यहाँ पे किसकी एंट्री की जाएगी, डेप्रिसिएशन की भी एंट्री की जाएगी। ये लास्ट एंट्री होगी, इसके बाद कोई एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि सेलर उस एसेट्स को थोड़ा ना यूज कर रहा है भैया। एसेट्स यूज होता है तब डेप्रिसिएशन लगता है ना। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बताइए समझ में आ गया कितना कि नहीं आ गया। चलिए फिर फटाफट एक सवाल लगा लिया जाए, ताकि जो बचे कुछ दिमाग में क्वेश्चन है वो आपके क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। नोट कर लीजिए फटाफट। आइए फिर एक सवाल आ जाए। देखो स्क्रीन पे आपके क्या कह रहा है, कहता है कि कैश प्राइस आपका कितने का है, एक एसेट्स है जिसका कैश प्राइस कितना है, 77,500 रुपया है। 1 अप्रैल 2014 को आपने बेचा या आपने खरीदा किसने, परचेजर ने, बेचा किसने, सेलर ने। तो हम दोनों की बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि आपने डाउन पेमेंट किया है, 20,000 रुपया कर दिया है। तो बेटा अगर डाउन पेमेंट आपने 20,000 कर दिया, तो इसी के बेस पे क्या आपका, जरा जल्दी से मुझे आउटस्टैंडिंग बता दीजिए, 51,500 रुपया। सही है, तो 51,500 आपका आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट जो भी है आप उसको 20-20 हजार रुपए में 3 इंस्टॉलमेंट में पे करें। तो 20-20 हजार यानी सर 20,000 टुडे यानी कितना, 60,000। भाई साहब आपको देना कितना था, आप दे कितने रहे हो, यानी इस इंस्टॉलमेंट में क्या आपका इंटरेस्ट छुपा है कि नहीं छुपा है। तो बेटा आपको इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। अब अलग से आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ यार। चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई हमको। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा रेट भी दे रखा है, कितना परसेंट, 8%। डेप्रिसिएशन का भी रेट दे रखा है 10% WDV में।
ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आगे एक डेट है, और ये डेट क्या है मैं चाहता हूं सभी पढ़ेंगे। डेट है 31 मार्च 2016। कहता है नॉन पेमेंट, यानी 31 मार्च 2016 के बाद परचेज सेलर को 1/54 का भी भुगतान नहीं किया। तो 1/54 का अगर भुगतान नहीं किया है तो इसका मतलब सेलर शरीफ थोड़ो ना है कि सामान छोड़ देगा, खींच लाएगा कि नहीं लाएगा, खींच लाएगा, और परचेजर को देना पड़ेगा। यानी हमको गुड्स रिपोज की इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए फिर शुरू करते हैं कहानी। तो सर क्या करें, देखो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो कि आपको नॉर्मल किताब बनानी है और रिपोज वाली किताब कितने दिन की बनानी है। तो रिपोज वाला डेट तो हमको पता है कि सर 31 मार्च 2016, लेकिन नॉर्मल कितनी करनी है, इसके लिए देखिए जरा, आपने 1 अप्रैल 2014 को सामान खरीदा था, तो किताबें बंद कब होंगी, 31 मार्च 2015। यानी अभी आपको नॉर्मल तरीके से अपनी किताब प्रिपेयर करनी है, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर दूसरी किताब कब से स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2015 को। फिर उसके बाद किताब ये बंद कब होगी, 31 मार्च 2016। यानी कहने का मतलब है यही वो डेट है जहां पर हमको रिपोज स्टार्ट करना है। सही है कि गलत है। अब मेरा एक सवाल सुनिएगा ध्यान से। 31 मार्च 2015 को कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है, सर एंट्री क्या क्या करें हम यहाँ पे, तो इसलिए मैं उनको शॉर्ट में एक चीज लिख दे रहा हूं। देखो, ये आपका सेलर, ये आपका क्या, परचेजर। सेलर कौन सी एंट्री करेगा बेटा, सेलर इंटरेस्ट वाली एंट्री करेगा, परचेजर भी इंटरेस्ट वाली एंट्री करेगा। सही कह रहा हूं। परचेजर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करेगा, ये कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा। फिर अमाउंट रिसीव वाली एंट्री करेगा ये, और ये क्या करेगा, अमाउंट पेड वाली एंट्री करेगा। ये सिर्फ मैं आपके वर्किंग के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने माइंड में एक मैप सेट कर लीजिएगा कि आपको इस तरीके से प्रॉपर एंट्री करनी है। उसके बाद इस इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्या किया जाएगा बेटा, ट्रांसफर टू क्या कर दिया जाएगा, पीएल। और इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर टू क्या कर दिया जाएगा, यानी इतना पूरा का पूरा मैप तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो, हाँ या ना। अब 31 मार्च 2016 को क्या एंट्री होगी, देखो जरा। सबसे पहले ना सबसे पहले रिपोज नहीं बेटा, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा दोनों पार्टी में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, किसके लिए, किसके लिए, परचेजर के लिए, सेलर से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद अब तो कुछ हुआ नहीं, तो ये गुड्स क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये गुड्स क्या करेगा, रिटर्न करेगा, यानी एसेट्स रिटर्न। और ये क्या करेगा, गुड्स को रिसीव कर लेगा, गुड्स को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे रीसेल की बात नहीं की गई इस क्वेश्चन में, ना ही इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप एसेट्स को इम्प्रूव कर रहे हो, तो रीसेल और इम्प्रूव की एंट्री वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज होगा, क्या सर, प्रॉफिट और लॉस। एक चीज होगा क्या सर, प्रॉफिट और लॉस। बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये रोड मैप अपने लिए आप कहीं नोट कर लीजिए, और इसी को लेकर हम क्या करेंगे, अपना सवाल करेंगे। अच्छा, 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी बेटा, ये भी लिख लो। 1 अप्रैल 2014 को क्या एंट्री होगी, वही जो नॉर्मल होती है, एक तरफ से बेचा जाएगा, एक तरफ से क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। ठीक है। हमारी क्लास में कुछ ऐसे भोले भोले बच्चे बैठे जिनका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि उनके सर पे 10 फीट का बाउंसर चल रहा है। 1-2 फीट का नहीं, 10 फीट का। देखो देखो देखो, कितना प्यारा बच्चा है, समझ में आ रहा है सर बेटा। इसीलिए दिक्कत चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी क्लास के बाद दिक्कत डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया बेटा, जल्दी करेंगे। अभी हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं जल्दी।
पहला वर्किंग बनाएंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा पहला इंटरेस्ट कब निकलेगा? 31 मार्च 2015 को ना। जल्दी से आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताइए भैया। 71,500 में से 20,000 का डाउन पेमेंट हो गया था, कितना बचा था? 51,500। 51,500 का जल्दी से 8% बताइए। मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख दे रहा हूँ, कितना? 51,500। बेटा रेट दे रखा है 8%। इंटरेस्ट बताओ बेटा। 41,20। ठीक है। अच्छा इंस्टॉलमेंट आपको दे रखा है कितना? 20,000। बेटा जल्दी से प्रिंसिपल अमाउंट बताइए। ये हो गया इंस्टॉलमेंट और ये हो गया आपका प्रिंसिपल। कितना बेटा? अरे महाराज माइनस करना है प्रिंसिपल पता करना के लिए। कितना बाबू? 15,880। बेटा ये एग्जामों में गलती मत कर दीजिएगा कि जोड़ के दिखा दें, नहीं तो फिर कहोगे कि सर, नहीं तो कहोगे सर बैलेंस हुआ नहीं टैली हो रहा है। तो मैं कहाँ ट्रक लेके आ रहा हूँ यार, बस बस कर रहे हैं। चलो अब अगला इंटरेस्ट कब निकलेगा बेटा? 31 मार्च 2016। जल्दी से आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताओ कैसे निकाला? 51,500 माइनस 15,880। बेटा जल्दी बताएं। ये तो बताया था कितना। क्या माइनस कर रहे हो बेटा? 51,500 माइनस 15,880। 35,620। बेटा इंटरेस्ट बताएंगे। 28,50। ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितना है बेटा? 20,000। प्रिंसिपल कितना है? 17। जल्दी से बताओ। 17,150। इसके आगे कैलकुलेट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आपका नॉन पेमेंट हो चुका है। ठीक है। लगे हाथ डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया जाए फिर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन कब निकाला जाएगा? 31 मार्च 2015। कितना वैल्यू था? हाँ जी कितना वैल्यू था? 71,500। डेप्रिसिएशन बेटा क्या रेट था? डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। 71,50। बेटा क्लोजिंग बताएंगे। 64,350 है ना। चलो जी अगला डेप्रिसिएशन कब निकलेगा? 31 मार्च 2016। तो डेप्रिसिएशन इसी पे निकलेगा। 64,350 का 10%। बेटा कितना? 64,35। बेटा माइनस। बेटा जी माइनस 58,415। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, लगे हाथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी पता कर लिया। अब कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं कहूँगा रुको दिखाता हूँ। सामने देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा परचेजर को कितना रुपया देना है, बस परचेजर को कितना रुपया देना है बस इतना बता दो तो मैं जान। परचेजर को कितना रुपया देना है बस इतना बता दो मुझे। अरे प्रभु लोग, परचेजर को पैसा देना है 35,600 रुपया देना है, प्लस 28,250 रुपया देना है। अरे आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट हुआ नहीं दोगे भैया? तो परचेजर को देना कितना था? देखो 71,500 का। सही है कि गलत है? 71,500 में से 20 दे चुके हो।
फिर उसके बाद उस पर इंटरेस्ट आया 4,200 4,120 का, फिर आपने जोड़ जाड़ के 20,000 दे दिया, है ना। फिर आपका बैलेंस बचा कितना, 35,620 प्लस आपने इस पे इंटरेस्ट लगाया, टोटल कितना आ गया, जोड़िए जरा, 38 पक्का, 38,470, इतना रुपया परचेजर को देना था। सही है कि गलत है बेटा, सामने सामने 38,470 देना था। परचेजर के पास है एसेट्स कितने रुपए, कितने की एसेट्स गई, 58,415। तो बेटा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मैं सही है कि गलत है, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अरे भैया 58,415 की एसेट्स गई और देना सिर्फ कितना था, 38,470 रुपया, तो परचेजर को लॉस हो गया कि नहीं हो गया, तो लॉस कितना हो गया, माइनस करिए बेटा, 58, हाँ जी, 19,945 यानी 19,945। अच्छा, अगर ये परचेजर के लिए लॉस है तो सेलर के लिए क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, एक के लिए प्रॉफिट, दूसरे के लिए क्या। कुछ बच्चों के चेहरे खिल गए, क्या हाँ हमने नई चीज सीख ली। बेटा नई चीज नहीं सीखे हो, ये बहुत पहले सीख चुके हो 11th में। है, आइए बेटा, समझ में आ गया वर्किंग। अब हमको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है क्या आपकी जर्नल एंट्री। तो बेटा जल्दी से जर्नल एंट्री भी कर डाला जाए। अच्छा, ये नोट भी करना है आप लोगों को, बहुत जल्दी से नोट करिए बेटा फिर।